Hello everyone, welcome to Queen Concepts, a steps towards pragmatic education. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ज़रूरी चैप्टर जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ ये जो भी क्लासेस हैं और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें कि जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस की बात करें तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब कुछ होता है। जनरल साइंस में काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो 10th स्टैंडर्ड तक के होते हैं और काफ़ी जो है 11th 12th के भी कवर करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन टॉपिक टू टॉपिक। सो हम बेसिकली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैटर करके ये जो टारगेट करके ये वीडियोस बनाएंगे। सो दे बेसिकली कैन बी ऑफ एनी थिंग लाइक SSC, CGL, SSC, any other SSC exams, some sort of UPSC topics as well. So काफ़ी हद तक ये टॉपिक्स जो है UPSC का तो अभी फ़िलहाल हम सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे बट हाँ बेसिक चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर उनको लगता है कि ये जो टॉपिक्स है पर्टिकुलर उनके सिलेबस में आ रहा है सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कि ये सिलेबस में ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है या है भी या नहीं तो आप इस तरह के डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेल कर सकते हैं मुझे। So email ID I'll tell you at the end of the video, so just stay tuned. So let's begin our very first chapter which is periodic classification of elements. Alright, so एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एलिमेंट्स आखिर होते क्या हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि मैटर क्या होता है। मैटर की डेफिनेशन तो हमने बहुत पढ़ी, एनीथिंग विच हैज़ मास, स्पेस, वॉल्यूम, एनीथिंग हैज़ इट इज़ कॉल्ड मैटर। विच अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैटर है। हमने अपने लोअर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है कि मैटर के बहुत सारे स्टेट्स होते हैं और मैटर हमारे आसपास जो मौजूद होता है जो प्रेजेंट होता है उसकी हर डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट होता है जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन सभी स्टेट्स ऑफ मैटर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू जो ये मैटर है वो एक इंटर कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि सॉलिड लिक्विड बन सकता है, वापस लिक्विड सॉलिड बन सकता है और लिक्विड गैस बन सकता है एंड वाइस वर्सा। सो ऐसे बहुत सारे भी प्रोसेसेस हैं। सो बेसिकली अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर किससे बना होता है ये तो हम सब जानते हैं कि मैटर की बेसिक यूनिट क्या है, एटम, राइट। लेकिन अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें, अगर हम इसको ब्रॉड वर्जन में क्लासीफाई करना हो, डिफाइन करना हो तो हम ये बोलेंगे कि जो मैटर है वो बना होता है मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से और मिक्सचर से। अब ये मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्या होते हैं हम ये इसके पर्टिकुलर चैप्टर में, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या होता है और इनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं मैटर जो है वो प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है। प्योर सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स दोनों होते हैं और उसके अलावा मिक्सचर भी एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। तो अभी आपको ये जानना है कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जो सारे मैटर की हम बात करें यानी कि मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स या मिक्सचर, इन सभी केसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि ये सब के सब एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एलिमेंट से बने होते हैं। और डिफरेंस ये है कि जो भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रोपोर्शन या कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, बस यही फ़र्क है। इन सभी केसेस में जो एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होती है। सो बेसिकली इन सब में जो बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट से ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एलिमेंट से ही कंपाउंड्स बनते हैं और एलिमेंट से ही मिक्सचर्स बनते हैं। सो बेसिकली एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। हमारे नेचर में बहुत तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आज की डेट में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। सो बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी नहीं करेंगे तो उनकी एप्लीकेशंस के बारे में नहीं जान पाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर डिस्कवरीज, फॉर फ्यूचर इन्वेंशंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो होता क्या है। सो क्लासिफिकेशन एक बहुत ही सिंपल सी टर्म है जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया जाता है। अगर मैं यहाँ ग्रुप बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीरियोडिक टेबल की ग्रुप की बात कर रही हूँ। आप में से बहुत लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ग्रुप। ग्रुप इन जनरल किसी भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देना एक पर्टिकुलर चीज़ में, पर्टिकुलर ग्रुप में, सो उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ही क्यों जाता है, क्यों जरूरत है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। सबसे पहली बात कि
सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली या अकेले अलग अलग से पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो सेपरेटली हम उसको नहीं पढ़ सकते। और दूसरी बात कि एलिमेंट्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स में, तो वो इसलिए करते हैं ताकि हम उसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकें, मतलब उनको इतना सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकें ताकि उनकी स्टडी को हम बहुत ही आसान बना सकें। सिंपल शब्दों में बोले तो उनको अरेंज कर सकें ताकि हम उनकी स्टडी को स्ट्रीमलाइन कर सकें और ईजियर बना सकें। और इन सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो काम था ये बहुत पहले किया गया था, और ये वन गो में नहीं हुआ था, इसको बहुत मुश्किल से किया गया था। वन बाय वन साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज करी थी, उसमें से बहुत चीज़ें उनके प्लस पॉइंट थे, कुछ लिमिटेशन थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो एक एक करके ये देखा गया कि कैसे एक्चुअली में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जा सकता है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो थ्योरी आई थी वो दिया था एक जर्मन केमिस्ट ने, जर्मन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था डॉबिनियर। तो इसका नाम बोला जाता है इस पर्टिकुलर थ्योरी का, विच इज डॉबिनियर ट्रायड। तो उन्होंने बहुत स्टडी करने के बाद क्या किया था, उन्होंने कोशिश की थी कि एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज किया जाए और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाए, और इस तरह से कि हम एक ग्रुप बना पाए और जिसकी वजह से हम देख सके कि हाँ इन पर्टिकुलर ग्रुप्स की जो एलिमेंट्स हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो उनका एटॉमिक मास देखा और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। फिर उसके बाद देखा कि प्रॉपर्टीज क्या है, और उन्होंने ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट्स को एक साथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगा दिया, उन्होंने 3-3 का पेयर बनाया था, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, अभी देखो ये बात 3 एलिमेंट्स की हो रही है, मतलब हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, दैट इज वाई इसका नाम क्या है, ट्रायड। ट्रायड स्टैंड्स फॉर 3 हियर, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को लगाया, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी सिमिलर आ रही हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर 3 प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, वो ज़्यादातर व्हाट ही वाज लुकिंग एट लाइक फिजिकल स्टेट हो गया, फिजिकल स्टेट यानी कि वो सॉलिड्स हैं या लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं। तो देखिए सपोज कि एक पर्टिकुलर ट्रायड में सारे जो है लिक्विड स्टेट में है या सारे गैसियस स्टेट में है, ठीक है, ऐसे देखा गया। या फिर कोई और भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या फिर उसकी डेंसिटी, या हो सकता है कि कंपेरेटेबल या उनकी ऑलमोस्ट डेंसिटी सेम आ रही है तो वो एक ही ग्रुप में है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, वो ये थी कि जब उन्होंने ये 3 एलिमेंट्स का पेयर्स बनाया तो उन्होंने ये देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, अगर हम उसका एवरेज करते हैं तो किसके इक्वल आता है, वो मिडल वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। फिर से समझते हैं, सपोज एक ट्रायड है, ठीक है, जो डॉबिनियर ने ऑब्जर्व किया था, जिन्होंने यू नो एक अरेंजिंग ऑर्डर में लगाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था, विच इज लाइक ए बी और सी, ठीक है, सपोज उन्होंने किया, इन जनरल मैं बता रही हूँ। सो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो ये थी कि उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाया था, यानी कि जो ए का एटॉमिक मास था वो बी से कम था, यानी कि बी का ज़्यादा था ए से, और उसके बाद सी का ज़्यादा था, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हो गया। नाउ उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि एक तो इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने इंस्टेंस देखा कि इन सब की डेंसिटी सेम आ रही है। तो अब क्या देखा उन्होंने इसके अलावा कि जो ए का एटॉमिक मास है, अगर सी के एटॉमिक मास को अगर हम देखें और उसका एवरेज ले लें, एवरेज तो आपको पता है ना कि कितने नंबर ऑफ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद हमें जो मिलेगा वो एटॉमिक मास मिलेगा बी का। एग्जैक्टली भी सेम हो सकता है और अप्रॉक्सीमेटली भी सेम हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट्स का डिफरेंट हो सकता है। सो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। उन्होंने एक ऐसा ट्रायड देखा था, जैसे कि वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक मास अगर हम देखें वो है 7U, और अगर हम सोडियम का देखें तो वह 23U, और पोटेशियम का है 39U। अब आप ये सोच रहे होंगे ये U क्या है, आप में से अगर बहुत लोग जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूँ ज़रा। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में दूसरे, बट ठीक है आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। लेट्स जस्ट have a quick recap over here and just actually learn that what exactly is U. U is nothing but it is atomic mass unit. क्या है U? Atomic mass unit होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं AMU भी बोलते हैं। अभी AMU क्या होता है,
जैसे कि आप अभी सोच रहे होंगे कि हमने एटम का जो मास है उसको इस यूनिट में क्यों लिया, हमने ग्राम में क्यों नहीं लिया। ग्राम में भी लेते हैं, उसको हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, बट इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो एटॉमिक मास यूनिट होती है। जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, वो होता है एक एक स्टैंडर्ड मास होता है एक्चुअली। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये होता है इक्वल 1/12 ऑफ कार्बन, यानी कि 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो जो मास है कार्बन का, उसको अगर हम 1/12 देखें तो वो उसके इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको आई नो कि अभी आपको इट्स लाइक साउंड्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड, बट आप इसको एक इमेजिन कीजिए जैसे कि आप गए हैं बाजार में सब्जी लेने के लिए या फ्रूट्स लेने के लिए। तो आप सबसे पहले तो आप सबसे क्या ऑब्जर्व करेंगे, या तो वेजिटेबल्स फ्रूट्स देखेंगे, और इसके अलावा देखेंगे वेइंग बैलेंस, जिसके थ्रू जो है जो सेलर्स हैं वो बेचते हैं सामान, वो वे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट ठीक है, आपको जनरल इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि ये स्टैंडर्ड मास होता क्या एग्जैक्टली। सो जैसे ये हमारा वेइंग बैलेंस है, ठीक है, आई जस्ट होप ये वेइंग बैलेंस जैसा लगे। जस्ट इमेजिन ओके दैट इज अ वेइंग बैलेंस के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। सो एक साइड पे हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं स्टैंडर्ड मास, राइट। हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं स्टैंडर्ड मास, ठीक है। क्या रखते हैं हम, स्टैंडर्ड मास रखते हैं। और उसकी दूसरी साइड हम क्या रखते हैं कि जिसका हमें वे देखना होता है, राइट। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव हम देखते हैं ना। सो सपोज अगर हमें 1 किलोग्राम ऑफ अनियंस लेने हैं, तो या फिर 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल लेना है, तो हम क्या देखेंगे कि उसका एक स्टैंडर्ड मास रख देंगे 1 किलोग्राम का, ठीक है। और उसके रिस्पेक्टिव में हम देखेंगे कि हाँ, जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता तब तक हम उसको करते रहते हैं। इस केस में बस आपको यही सेम अप्लाई करना है यहाँ पर। इस केस में जो स्टैंडर्ड मास है वो यहाँ पर है 1/12 ऑफ कार्बन। ये स्टैंडर्ड मास होता है हमारा, इसी को हम स्टैंडर्ड मास मानते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक एटम रखा, ठीक है। तो मुझे इस एटम का एटॉमिक मास देखना है। फॉर एग्जांपल हम सोडियम का देख लेते हैं। हम सपोज हमें सोडियम का एटॉमिक मास देखना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक्चुअली में वेइंग बैलेंस देख के करते हैं, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि एएमयू क्या होता है। तो सोडियम का हमने निकालना है एटॉमिक मास, ठीक है। सो अभी दूसरे रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड मास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, स्टैंडर्ड मास रखा हुआ है, विच इज 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। सो अब क्या होगा, मैं इस स्टैंडर्ड मास को तब तक रखती रहूंगी जब तक ये उसके बैलेंस नहीं आ जाता, ठीक है। तो सपोज n नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, लाइक डिपेंड करता है कि वो कब तक उसको बैलेंस करता है। तो सोडियम के केस में जो n आता है वो होता है 23, ठीक है। मतलब कि 23 टाइम्स ऑफ u किसका हुआ, सोडियम का, क्योंकि 23 रखे हमने एटम्स और हमारी जो यूनिट है वो है u, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यानी कि एक जो इसमें एटम था वो उसका वेट कितना था, 1/12 ऑफ कार्बन, और ऐसे कितने हो गए 23। तो वो किसके इक्वल आया, इस वाले एटम के जिसका हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। इसको बस समझने की कोशिश करो, हम ऐसे एक्चुअली नहीं करते हैं, ये होता है एएमयू, इसीलिए हम इसको यू बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसे सिर्फ समझने के लिए था। डोंट राइट ओवर हियर। इसको थियोरेटिकली ऐसे नहीं समझाया जाता है, इसका अलग एक्सप्लेनेशन होता है। वो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। तो अगर आप में से ये कॉन्सेप्ट किसी को अभी समझ में नहीं आया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो अभी हम लौटते हैं अपने डॉमिनेंट ट्राइड की तरफ। हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे होता है। तो इस केस में जो लिथियम है और पोटेशियम है उसका एवरेज ले लो। क्या होगा, 7 को 39 से ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो हमारा 23 आ गया। किसके इक्वल है वो, सोडियम के, हमारे मिडिल वाले एलिमेंट के, जो कि क्या है, यही हमारा लॉ बोलता है। अभी दूसरा ट्राइड देखते हैं। दूसरे ट्राइड में कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। अब इस केस में क्या है, देखो इस केस में कैल्शियम का कितना मास है, 40 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137। सो हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मास लेंगे, उसको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, बेसिकली उसका एवरेज लेंगे, तो हमारा आंसर आता है 88.5, जो कि स्ट्रोंशियम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, 0.5 का फर्क है। तो ये भी फॉलो कर रहा है।
उसके बाद आता है ट्राइड 3, उसमें क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये सेम ग्रुप में है। और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5 यू, ब्रोमीन का 80 यू और आयोडीन का 127 यू। अब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का हम ऐड करेंगे, उसको हम करेंगे 2 से डिवाइड और हमें क्या मिलेगा, 81.25, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ब्रोमीन के। तो ये भी ट्राइड जो है ये रूल फॉलो कर रहा है, लॉ फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके कुछ नहीं, काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहली तो ये बात कि उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स थे नेचर में वो सबको कवर नहीं कर रहा था, क्योंकि सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो थे जो पूरे पूरे ये लॉ फॉलो कर रहे थे। जैसे कि हमने अभी तीनों ट्राइड्स पढ़े, इसके अलावा और कोई ट्राइड नहीं था। आई मीन हाँ, उन्होंने बहुत सारे भी ट्राइड्स और भी इंट्रोड्यूस करे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है एक दूसरे से मिल रही थी, लेकिन ये जो लॉ है वो सारा के जितने भी इसके पॉस्टुलेट्स हैं वो सबको फॉलो नहीं कर रहा था। यानी सपोज किसी की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक मैच कर रही हैं तो उसका एटॉमिक मास जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहा है, किसी का आगे पीछे हो रहा है, किसी का डिक्रीज हो रहा है, या फिर किसी का एवरेज सेम नहीं आ रहा है, जो हमने भी लॉ पढ़ा। तो बेसिकली वो सारा लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ यूनिवर्सल नहीं है उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। सबसे पहली बात तो इसके पास सिर्फ 3 ट्रायल्स थे, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे कि काफ़ी सारे डिस्क्रिपेंसीज थी कि ये डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं हो रहा है रेगुलरली। सो बेसिकली सिर्फ 3 ट्रायल्स ऐसे थे जो कि सब कुछ फॉलो कर रहे थे और सारे ट्रायल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इन सभी फ्लॉज के साथ कुछ टाइम बाद एक न्यू लॉ आया, न्यू थ्योरी आई, जिसमें कि एक अलग तरह से क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को, और उसे किया जॉन न्यूलैंड्स ने, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे। और इस क्लासिफिकेशन का बेसिस भी एटॉमिक मास था। पहले वाला क्लासिफिकेशन डॉमिनेट राइस भी एटॉमिक मास के बेसिस पे किया गया था, जिसमें कि हर एक क्लासिफाई किया गया था 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाकर। इस केस में भी वही था, इसमें एटॉमिक मास का लिया गया था, बट इसमें मोड ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग था। किस तरह से देखते हैं, उन्होंने 3 की जगह 8 एलिमेंट्स को कंसिडर किया था एक्चुअली, ठीक है। मतलब कि एलिमेंट्स तो कंटिन्यूसली उन्होंने क्या रखा था, इंक्रीजिंग आई वुड से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही थे, फिर से कुछ उसमें चेंज नहीं था। चेंज इसमें था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 8th एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल कर रहा था, यानी कि 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो फर्स्ट एलिमेंट से कर रही थी। अब इसको अच्छे से समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। आपने सरगम तो सुनी होगी, विच इज सा रे गा मा पा धा नी सा। आपने देखा सारे गामा पाधा नीसा में जो सा है, लेट्स जस्ट सी इट, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है हमारा फर्स्ट और लास्ट वाला सरगम, राइट। तो इसी तरह जब उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया तो यही सेम चीज़ देखी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8 से रिजेंबल कर रही है उसकी प्रॉपर्टी, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है उसका, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट और 8 की रिजेंबल कर रही है। तो इस थ्योरी का ये एडवांटेज था कि ये पहली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी जिसमें कि एक्चुअली देखा गया कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं। अ बिग नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एक्चुअली फॉलोइंग इट। जब ये थ्योरी आई थी, जब ये लॉ आया था, उस टाइम पे अराउंड 56 एलिमेंट्स थे नेचर में, और काफ़ी एलिमेंट्स इसको फॉलो कर भी रहे थे। चलो देखते हैं एग्जैक्टली कैसे था। देखो अभी आप देखो ये कहाँ से शुरू है, हाइड्रोजन से, ठीक है, विच इज़ 1, लिथियम 2, बेरिलियम 3, बोरॉन 4, कार्बन 5, नाइट्रोजन 6 नंबर पे है, ऑक्सीजन 7th नंबर पे है, फ्लोरीन 8th नंबर पे। तो आपने देखा कि जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के ग्रुप में आ गया, ठीक है। वहीं आप देखो जो हमारा लिथियम है वो सोडियम के साथ रिजेंबल कर रहा है, ये पर्टिकुलर ग्रुप एक दूसरे से रिजेंबल कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिथियम से आप काउंट करो, लिथियम अगर हम फर्स्ट काउंट करेंगे तो वो सोडियम से मैच करेगा, राइट। वहीं अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे 1 तो वो 8 किस पे आगे रुकेगा, मैग्नीशियम पे। तो इसी तरह ये सारा ये पर्टिकुलर ग्रुप एक में आ गया, इनकी सारी प्रॉपर्टीज मतलब सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। आप देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ठीक है, सारे गा मा पा धा नी सा का देख लिया उन्होंने। तो इसी तरह होता है, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे, वो देखते हैं।
पहले वाले से थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन था ऑब्वियसली, बट हाँ इसमें भी कुछ कुछ थे प्रॉब्लम्स, फ्लॉज थे। आइए देखते हैं वो क्या थे। तो जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोजन शुरू हुआ है 1 से और 8 पे आके फ्लोरीन आया है, उसके बाद क्लोरीन एक ग्रुप में है, फिर उसके बाद कोबाल्ट और निकल है एक में। तो आपने देखा कि कोबाल्ट और निकल को एक साथ डाला हुआ है, जबकि हमको मालूम है अभी आज की डेट में हमें मालूम है कि कोबाल्ट और निकल अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी काफ़ी हद तक अलग हैं, दो काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं, बट हाँ उनको एक एक साथ नहीं रखा जा सकता। उसके अलावा ब्रोमीन को भी उन्होंने एक ही ग्रुप में डाला हुआ है। सो अभी हम डिसएडवांटेजेस की तरफ देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ये कि सबसे पहले तो ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि ये न्यू डिस्कवरीज के लिए ओपन नहीं था। मतलब कि जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे उनको भी काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर पा रहा था। हालांकि जो एक्सप्लेन कर पा रहा था उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट काफ़ी हद तक कर पा रहा था। लेकिन हाँ न्यू डिस्कवरीज के लिए बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल और ओपन नहीं है। मतलब नहीं था, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी न्यू एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर हो रहा था तो वो फॉलो कैसे करवा पाता? नहीं करवा पा रहा था वो बिल्कुल भी फॉलो उस चीज़ को, क्योंकि एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के अलावा वो नहीं फॉलो कर रहा था किसी के साथ। तो इसलिए ये इसका बड़ा फ्लॉ था, ठीक है, बिकॉज वो न्यू डिस्कवरीज के लिए ओपन नहीं था। जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे उसमें भी कुछ कुछ फ्लॉज थे, जैसे कि मैंने आपको बताया निकल और कोबाल्ट के केस में। निकल और कोबाल्ट के केस में क्या है कि उनको एक साथ रख दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि निकल और कोबाल्ट को क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा हुआ है, जिनकी प्रॉपर्टीज में बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। आई मीन कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टीज है वो क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ नहीं मैच करती हैं बिल्कुल भी। तो ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ था। और दूसरा ये आयरन, आयरन की बात करें, आयरन की प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक निकल और कोबाल्ट से मैच करती हैं, लेकिन आप देखो उनकी पोजीशन कितनी अलग है। लो, वो इतनी दूर है, जबकि उनको एक साथ होना चाहिए था। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम थी। तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव्स मतलब 8, और 8 मतलब सारेगामापाधानीसा। हो गया, बहुत ही सिंपल था। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज थे तो ऑब्वियसली और भी डिस्कवरीज होनी थी, और भी नए वे आने थे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के, और वो आए भी। तो हम देखेंगे कि और क्या क्या वे थे। इसके बाद मेंडलीव क्लासिफिकेशन आया, उसमें भी कुछ फ्लॉज थे। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल को इन डेप्थ भी पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, तो देखते रहिएगा। अगर आपको आज की वीडियो में अगर ऐसा कोई भी डाउट है, जो आपको कोई भी ऐसी छोटी सी भी चीज़ है जिसमें आपको डाउट है, समझ में नहीं आया, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक चीज़ मिसिंग है, यू वांट दैट टॉपिक टू बी कवर्ड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि ये वाला टॉपिक करा दीजिए, या फिर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। या फिर आप एक चीज़ करिए, आप एक ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, आप मुझे उस पर अपने डाउट्स जो है बता सकते हैं। अगर इस वीडियो में डाउट है तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो ईमेल आईडी है doubts@coinconcepts.com। तो जितने भी आपके कॉन्सेप्शनल डाउट्स हैं पढ़ते पढ़ते जो आ रहे हैं, आप वो इस पर पूछ सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको कोई जनरल क्वेरी है, जैसे कि कोई एग्ज़ाम की डेट या फिर सिलेबस आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको ये पूछना है कि वीडियो जो भी पर्टिकुलर अपलोडेड है उसमें से आपको ये जानना है कि उसमें सारा सिलेबस कवर्ड है कि नहीं, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप वो भी पूछ सकते हो। जैसे आप वीडियो का लिंक भेज दो, आप पूछो कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रही हूँ। और अगर इसके अलावा आपको कुछ और भी कुछ भी डिस्कस करना है अबाउट द एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज और द चैनल के बारे में, अगर आपको कुछ जानना है, तो उसके लिए आपको ये वाली ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना है, विच इज़ जस्ट मोमेंट, विच इज़ info@quinconcepts.com. So this is info@quinconcepts.com. So please note it down. I'll mention in the description box also. So this is the thing, you should know that it's info@quinconcepts.com, and it's like for conceptual related doubts you can ask me on like doubts@quinconcepts.com. So I hope you have enjoyed the session. देखते रहिए क्विन कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस को, और don't forget to like and subscribe. Thank you and have a nice day. Bye bye and stay at home.